लॉ तो हमेशा बदलता रहता है, इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है। सवर्ण समाज नहीं पीड़ित है इसमें, मैं फिर कह रहा हूँ। क्या दिक्कत है, इतना विरोध क्यों हो रहा है? अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाने पे कार्रवाई होगी। अगर ओबीसी ये कंप्लेन करेगा कि जात के आधार पे मेरे साथ विश्वविद्यालय में फला व्यक्ति विरोध कर रहा है, बीएनएस की धाराओं में ही उपाय मिलेगा। क्या जरूरत थी ऐसे कानून? अब सबसे ज्यादा विरोध जिस बात का होना चाहिए वो उसका कोई नहीं कर रहा है। झूठी शिकायत के लिए बीएनएस में वो जाके एफआईआर कर सकता है। कहा जा रहा है कि भाई कैरियर खत्म हो जाएगा। छुट्टी कमेटी में, समता समिति में इस कानून में कहीं रोक नहीं है कि सवर्ण नहीं हो सकता। अगर पदेन अध्यक्ष सवर्ण होगा तो क्यों नहीं हो सकता? कोई सवर्ण ना उसमें हो, ऐसे तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर सवर्णों की संख्या कम है। आप लोकपाल के पास जाइए, अपील करिए। जो भी कानून बनाया गया है उसमें ये दिक्कत होती है। ये आप ब्राह्मण वकील होने के बावजूद देखिए आप ये सब तर्क दे रहे हैं, इससे तो अगड़ों पिछड़ों में एकता क्या फूट पड़ने जा रही है। आर्टिकल 14 ये है कि विधि के समान समझ समानता। पीसीएस अफसर ने एक इस्तीफा दे दिया, कहे यूजीसी से मैं इतना ज्यादा आहत हूँ। सवर्ण जुड़ा हुआ इसमें अस्पष्टता है, स्पष्ट नहीं है। कानून हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। इस्तीफा कर दे रहे हैं, ये वही बता पाएंगे कि वो किस बात से आहत है। या स्टेट यूनिवर्सिटीज पे नहीं ला, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में लागू नहीं होगा। जो भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं किसी भी पूरे देश में, उस पे ये लागू नहीं हो सकता। जैसे अन्ना आंदोलन चला था, मैं भी अन्ना, फलाने भी अन्ना, धमाके भी अन्ना लगाना है, तो इसी तरीके से ये चल रहा है कि आरोप हमेशा स्पष्ट होने चाहिए। के लिए यूजीसी के नए नियम आए और उसे लागू कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार सवर्ण समाज सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर इसका विरोध कर रहा है और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं पर ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इसी दौरान हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था अधिवक्ता गणेशनाथ मिश्रा का, जिन्होंने बताया था कि इस नियम का विरोध करने से पहले, इस कानून का विरोध करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ा जाए कि इसमें क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं। अनायास किसी चीज का हल्ला नहीं मचाना चाहिए, जिसको काफी लोगों ने देखा। लगभग 1.5 मिलियन लोग उसे अब तक देख चुके हैं। काफी रिएक्शन आए हैं क्योंकि इनके नाम के पीछे मिश्रा लगा है, इसलिए सवर्ण समाज इनके खिलाफ बहुत ज्यादा फायर भी है। और कई दिन हो गए हमारी इनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब आज हम इनसे बात करेंगे कि और जानेंगे कि ये दूसरों को बता रहे थे कि पढ़कर विरोध करिए और समर्थन करिए। अब इनके माध्यम से जानेंगे कि इस नियम में क्या क्या अच्छी बात है, क्या क्या बुरी बात है और क्यों सवर्ण समाज को इतना बड़ा हल्ला बोल नहीं करना चाहिए। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, आपका भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने देखा होगा। जी। आखिर क्या दिक्कत है, इतना विरोध क्यों हो रहा है? पहले भी हमने कहा था कि इसको, जो 13 जनवरी को यूजीसी का अधिनियम आया है संशोधित होके, उसको सही ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ तो जो 2-3 विरोध की बातें आप भी देख रहे होंगे। एक तो कि ओबीसी जात क्यों शामिल कर ली गई, जातिगत आरोप के लिए। दूसरा कहना है कि इक्विटी कमेटी में जो समता समिति होगी उसमें जर्नल मेंबर होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर के है। तीसरा उनका कहना है कि जर्नल कास्ट इसमें कहाँ अपने ऊपर हो रहे आरोप प्रत्यारोप या अत्याचार के विरुद्ध कहाँ जाएगा। तो इन सब चीजों को लेके जो ज्यादा विरोध हो रहा है उसमें। और एक बात और कह रहे हैं कि जो अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाने पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई, हाँ, बड़ा विरोध। और कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो यूजीसी की गाइडलाइन ये 2012 की थी, इसमें ऐसी व्यवस्था थी। तो एक तो ये सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि झूठी शिकायत अगर किसी की पाई जाती है तो इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। 2012 वाले में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसमें जो 4C है, सेक्शन 4C है, इसमें ये व्यवस्था थी कि इंटरनल कानून जो होंगे, मान लीजिए जांच की गई और ये पाया गया कि आपकी शिकायत सही है या झूठी है। अगर शिकायत सही है तो भी विश्वविद्यालय के इंटरनल कानून के तहत कार्रवाई होगी, और अगर आपकी शिकायत झूठी है तो भी उसको कार्रवाई करने के लिए कोई रोक नहीं है कि जो इंटरनल कानून है उसके हिसाब से आपकी झूठी शिकायत पे आपके ऊपर कार्रवाई ना हो। दूसरी,
इसमें एक व्यक्ति जांच करता था। अब इसमें समता कमेटी गठित कर दी गई और समता कमेटी में ये कहा गया कि जो इसका चेयरमैन होगा विश्वविद्यालय का, माफ कीजिएगा, जो समता कमेटी का चेयरमैन होगा वो विश्वविद्यालय का जो प्रमुख होगा वो पदेन अध्यक्ष। यानी अगर कोई कंप्लेन होगी और वो जो कमेटी, समता कमेटी के पास जो मामला जाएगा उसमें पदेन अध्यक्ष जो है वो संस्था का प्रमुख होगा, वो प्रिंसिपल हो चाहे वीसी। हाँ, चाहे प्रिंसिपल चाहे वीसी, वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो जो होगा। और जो कोऑर्डिनेटर होगा, समन्वयक होगा, वो उसका सेक्रेटरी होगा समता कमेटी का, वो भी किसी जाति का हो सकता है। फिर कहता है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनका प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। उसमें महिला भी है, दिव्यांग भी है, महिला भी किसी जात की हो सकती है, सवर्ण हो सकती है। हाँ, महिला की बात की गई है, केवल जात की नहीं। जात की बात तो पहले कर दी गई ना, अनुसूचित जात, अनुसूचित, और दिव्यांग भी किसी भी जात का हो सकता है। और इस पूरे प्रोविजन में कहीं नहीं रोका कि सवर्ण इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये भ्रम फैलाना कि जो है सवर्ण इसमें नहीं शामिल हो सकते, ये भी गलत है। अब जो तीसरा सबसे ज्यादा विरोध इसका हो रहा है कि जाति के आधारित भेदभाव में एससी एसटी ओबीसी क्यों, एससी एसटी पहले से शामिल थे इसमें भी, अब नया क्या शामिल किया गया, ओबीसी को भी। ओबीसी अगर इसमें शामिल हो गए तो ओबीसी के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। अगर ओबीसी ये कंप्लेन करेगा कि जात के आधार पर मेरे साथ विश्वविद्यालय में फला व्यक्ति विरोध कर रहा है और भेदभाव कर रहा है, तो उसके लिए उसको बीएनएस की धाराओं में ही उपाय मिलेगा। मतलब जो धारा बीएनएस में है सजा उसी के अनुरूप होगी। सजा उसी के अनुरूप होगी। सवर्ण अगर मैं ये शिकायत करता हूँ, ये सबके लिए है। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण या ठाकुर या सवर्ण ये शिकायत करता है कि मेरी फला व्यक्ति ने इस आधार पे जो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, तो उसकी भी अगर धर्म और जाति और इस तरीके से भावनाएं आहत होती हैं तो वो भी बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है इसमें कि, और जो इन्होंने परिभाषा दिया है भेदभाव का, उसमें यह भी कहा है कि किसी भी हितधारक के विरुद्ध, तो कोई भी कंप्लेन कर सकता है। इसमें नहीं कि एससी एसटी ओबीसी कंप्लेन कर सकते हैं, वो केवल जाति आधारित अपराध में उनको शामिल किया गया है। और इसमें केवल छात्र थे, 2012 का जो रेगुलेशन था, अधिनियम था, उसमें छात्र केवल शिकायत कर सकते थे। इसमें विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ शिक्षक, कर्मचारी, कोई भी शिकायत कर सकता है कि हमारे साथ धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया गया है। सवाल ये है कि आप 21वीं सदी में है, 2026 में है जी, आजादी को इतने दिन हो गए जी, इतने दिन से आरक्षण लागू है जी, क्या जरूरत थी ऐसे कानून की? सरकार का दावा है कि सबका साथ है, सबका विकास है, और ऐसे में सवर्ण यही तो कह रहा है कि भाई सवर्ण शिकायत करे तो क्यों, कहां पर करे? सवर्ण, सही कह रहे हैं आप। सवर्ण की जो शिकायत की बात है वो ये जो क्लास 3 है इसमें जिसमें डिफिनेशन दी गई है, उसका ये अंगा क्लॉज है, जो पढ़े वो, और इसको पढ़ेंगे तो इसको कहिए तो मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक में सवर्ण भी आते हैं के विरुद्ध कोई अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। अब सबसे ज्यादा विरोध जिस बात का होना चाहिए वो उसका कोई नहीं कर रहा है कि वो जो आरोप होगा वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। हम लोग आप इसमें कोई एक नया मामला बता रहे हैं कि विरोध यहाँ पर जो कह रहे हैं ओबीसी जोड़ दिया गया, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जी, कि लास्ट में किसी को माफी नहीं, वो सजा नहीं मिलेगी अगर मामला गलत, वो भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मामला है जो विरोध का है वो अब आप बता रहे हैं। एक एक करके बता देता हूँ। पहले अगर वो ये कहता है कोई आदमी कि हमारे खिलाफ फला व्यक्ति ने झूठी शिकायत की, तो इस यूजीसी के गाइडलाइन में नहीं है, पर झूठी शिकायत के लिए बीएनएस में वो जाके एफआईआर कर सकता है, झूठी गवाही के लिए कर सकता है। दूसरा जो मेरी समझ है, मुझे सबसे ज्यादा आपत्तिजनक इसमें लगता है कि आरोप चाहे स्पष्ट हो चाहे अंतर्निहित हो, आप मेरे साथ बैठे हैं और मैं आपसे बात ना करूं और आप मेरे ऊपर यह आरोप लगा दें कि साहब इन्होंने मेरी जात के कारण मुझसे बात नहीं किया। अच्छा,
तो ये जो अस्पष्ट है, आपके अनुमान पे जो आप हो सकता है मैं डिस्टर्ब हूँ, किसी टेंशन में चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने लगा दिया कि मैं इस जाति का हूँ, मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा, जो अंतर्निहित आरोप के अंतर्गत आ रहा है कि ये जो स्पष्ट ही नहीं है। हम लोग रोज कोर्ट में बहस करते हैं कि स्पष्ट आरोप नहीं है, और कोई अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है तो उसमें कहते हैं स्पष्ट ऑर्डर नहीं पास किया। ये तमाम सारी चीजें हैं, विषय लंबा हो जाएगा, उस पर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन का विषय हो सकता है मेरे अनुसार। और बाकी जो बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति, आज तक कोई ऐसा कानून नहीं है बीएनएस के अलावा कि उसकी झूठी शिकायत करने में किसी को सजा का प्राविधान हो। जिसको भी झूठी शिकायत की या झूठे गवाही के लिए किसी को दंड दिलाना है, वो बीएनएस में जाके एफआईआर करे। लेकिन इसमें जिस तरीके का विरोध हो रहा है, इसमें तमाम तरीके की बातें हो रही, कहा जा रहा है कि भाई कैरियर खत्म हो जाएगा, आरोप लग गया तो कुछ होगा नहीं। सबसे आसान है, कोई किसी को प्रपोज करे, कोई किसी को एक्सेप्ट ना करे, तो जाके जाओ वहां पर कंप्लेन कर दो और उसका कैरियर खत्म कर दो। नहीं, इसके लिए इस तरीके से देखिए, अगर आप कानून का जो एक्सप्लेनेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, आप अपने हिसाब से करेंगे तो कुछ भी कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी कमेटी में, समता समिति में, इस कानून में कहीं रोक नहीं है कि सवर्ण नहीं हो सकता। अब लोग कह रहे हैं कि इसको और स्पष्ट होना चाहिए, इसमें लिखा जाना चाहिए कि सवर्ण भी शामिल किया जाएगा। तो वो और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से आप अनुमानित लगाएं कि ये यहाँ पे प्लस है कि जो दिखता नहीं लेकिन आप मान सकते हैं, है, वो दिखता है। हाँ। अगर रोक नहीं है तो क्यों नहीं दिखता है भाई? कानून है, आप उसको कानून के तरीके से पढ़िए। कहीं रोक है, अगर पदेन अध्यक्ष सवर्ण होगा तो क्यों नहीं हो सकता? दूसरा, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे आरोप लगा देगा कि मान लीजिए कोई सवर्ण ना उसमें हो, ऐसे तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर सवर्णों की संख्या कम है, तो आपके पास अपील का भी तो प्रोविजन है। आप लोकपाल के पास जाइए, अपील करिए। अब लोग कहेंगे कि उसमें तो बड़ा समय लगेगा और तब तक हमारा कैरियर बर्बाद, मेंटल डिस्टर्ब तब तक हो जाएगा, बच्चा नया नया पढ़ने जाता है। अब देखिए, ये तो सभी स्पेशल एक्ट के साथ समस्या है। ये जितने स्पेशल एक्ट बनते हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो दहेज प्रथा के लिए बनाया गया हो, चाहे वो पॉक्सो बनाया गया हो बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो भी कानून बनाया गया है उसमें ये दिक्कत होती है। और इस तरीके कौन पढ़ने गया है? जिसको राजनीति करना होगा वो इस विषय में पढ़ेगा। आप अगर मेरे खिलाफ शिकायत करेंगे तो मैं जितना टार्चर होऊंगा, आपको भी रात में नींद नहीं आएगी। एक इल्जाम लग रहा है, जितने भी सवर्ण संगठन हैं, जितने भी, आप वकील हैं, आप बता रहे हैं इसे पढ़ के, एक एक नियम कानून और एक एक क्लॉज बता रहे हैं। तमाम वकील हैं जिन्होंने वहां पर PIL दाखिल कर दी है, याचिका दाखिल कर दी है। उन वकीलों के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कर लिया भाई, अगर कुछ गलत नहीं था तो? देखिए, बहुत सही पूछा आपने। समाज में भी और सोशल मीडिया पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि फला व्यक्ति जो है विरोध कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, वकील हैं, उनके अपने तर्क हैं। मैं भी वकील हूँ, मेरा अपना तर्क है। हर आदमी का जो है तर्क हो सकता है। उनको तर्क संगत कोई बात नहीं लग रही है, वो उसके खिलाफ गए हैं, PIL किए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके बारे में खूब चर्चा होनी चाहिए, एक एक शब्द के बारे में, एक एक अक्षर के बारे में खूब चर्चा होनी चाहिए। तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये, मैंने पहले कहा था कि उतना खतरनाक नहीं जितना प्रोपोगंडा है, और वही मैं आज भी कह रहा हूँ कि उतना खतरनाक नहीं जितना प्रोपोगंडा है। ये बात आपकी सर्व समाज को अच्छी नहीं लग रही है। अब देखिए, कोई बात हो सकता है कभी अच्छी लगे, कभी ना अच्छी लगे। ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण सांसदों से मांग की जा रही है, आप ब्राह्मण वकील होने के बावजूद देखिए आप ये सब तर्क दे रहे हैं। अच्छा ये लगेगा देखिए, समाज को? वकील हैं हम, और हमने इसको पढ़ा, जो मुझे लगा, जो मेरे समझ में आया, वो मैं बोल रहा हूँ। कल को आपसे लोग पूछेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके साथी वकील, कि यार तुम कहाँ फंसे हुए हो, ये सब क्या? जब समाज विरोध कर रहा है तुम भी विरोध करो। नहीं, देखिए, ऐसा है कि वकील हैं हम, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये जो भारत का संविधान जो लोग पढ़ते हैं, उन्हें अपना मौलिक कर्तव्य भी पढ़ना चाहिए। मौलिक भारत का संविधान, सुनिए तो, मौलिक कर्तव्य है हमारा कि देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व, इसको हम बचाएं, उसको भी पढ़ना चाहिए। हम केवल अपने अधिकार के प्रति सजग हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हमको जो नहीं जानते होंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा, या जो वैचारिक रूप से इसके विरोधी होंगे, राजनीतिक रूप से विरोधी होंगे, वो कहेंगे कि जो है आपने बहुत गलत किया। लेकिन ये जो हमारे मूल कर्तव्य है, ये भी हमको कहते हैं कि आप जो है एकता,
अखंडता और बंधुत्व इसके तरफ बढ़िए, सामाजिक एकता लाइए, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन इससे तो अगड़ों पिछड़ों में एकता क्या फूट पड़ने जा रही नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल। भी तर्क दिया जा रहा ये है। तर्क तो कह तो रहा हूँ, तर्क की आर्टिकल 14 जहां एकता के सर्व समाज की बात की गई थी। ना ना, आर्टिकल 14 ये है कि विधि के समान समझ समानता। अब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 फिर 14 पढ़ रहे हैं तो आप 15 भी पढ़िए, उसमें महिलाओं के लिए और आर्टिकल और आगे तक पढ़िए, कई सारे आर्टिकल पढ़िए, उसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए अलग से कानून बनाने का नियम है। हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई जो है नहीं है कि उनके लिए कोई नियम बनाया जाएगा। और अनरिजर्व कैटेगरी में जो रिजर्व कैटेगरी बनी है ईडब्ल्यूएस, वो भी इससे कवर है। बस जातिगत आरोप वो नहीं लगा सकते, बाकी आरोप सब वो लगा सकते हैं। अमीर सवर्ण सिर्फ अमीर सवर्ण नहीं कह सकते हैं, विलन नहीं है। अच्छा, इसमें जाति की बात हो रही है, हम्म, और जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय, लोगों का कहना है कि वहां पर लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो, यूरेशिया जाओ, तब आखिर भाई ये भी तो जाति के आधार पर लिखा जा रहा है। आखिर उन छात्रों को सजा क्यों नहीं हो रही है जो ऐसा लिख रहे हैं? है ना, बीएनएस में प्रोविजन है। अभी तक जो है कितने लोग जेएनयू में जो हंगामा हुआ था पिछली बार, जेल नहीं गए थे लोग। अगर किसी को मैं इग्नोर कर दूं, आप मेरे सामने आइए, मैं ब्राह्मण हूं, आप आइए ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा लगाइए, ब्राह्मणों के खिलाफ लगाइए, मेरी जात के खिलाफ लगाइए, अगर मैं इग्नोर कर दूं, आंख बंद करके चला जाऊं तो ठीक बात है। अब अगर मैं एफआईआर करूंगा तो दंड उनको मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जातिगत नारा, चाहे मैं ब्राह्मण को गाली दी जाए, चाहे ओबीसी को गाली दी जाए, चाहे एससी को गाली दी जाए, ये सब अपराधों की सजा, इतना कठोर कानून नहीं है कह सकते, इस पे कठोर कानून होना चाहिए था। क्योंकि आजकल सबड़ गाली खा रहा है। किसी को नेता बनने की अगर वो है तो वो हमारे धर्मगुरुओं को गाली देंगे, सबको गाली दे रहे हैं। उसके लिए कठोर कानून की जरूरत है कि जो लोग, लेकिन अब उसके लिए कोई, मैं ब्राह्मण हूं तो अब मुझे पूरे मेरी जाति को विलन बना दिया जाए मेरे किसी कृत्य से, ये भी उचित नहीं है। जो लोग नारा लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, इतना सारा विरोध हो रहा है, भाजपा सांसद, भाजपा विधायक एक दो ऐसे निकले हैं, बताइए पीसीएस अफसर ने एक इस्तीफा दे दिया, कहे यूजीसी से मैं इतना ज्यादा आहत हूँ, इससे कुछ होने वाला है क्या? सवर्ण उबड़ कुछ जोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा ओबीसी, या फिर ऐसे ही मामला चलेगा? देखिए, सवर्ण जुड़ा हुआ है इसमें। एक बात, पहले दो प्रश्न है आपके इसमें। सवर्ण जुड़ा हुआ है इसमें, अस्पष्टता है, स्पष्ट नहीं है। कानून हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, उसको अगर इतनी मांग हो रही है तो सरकार चाहे उसको और स्पष्ट कर दे, लिख दे उसमें सारी बातें स्पष्ट करके। दूसरी बात, जो लोग इस्तीफा कर दे रहे हैं ये वही बता पाएंगे कि वो किस बात से आहत हैं, या भविष्य में आपको उनके परिणाम दिखेंगे। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस्तीफा देके, अभी बिहार में चुनाव हुआ है, चुनाव लड़ गए, नेता बनना चाह रहे होंगे, लड़ गए चुनाव, हार भी गए, अच्छे अच्छे लोग थे। कोई जीत भी जाता है, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया या वो फलाने विरोध कर रहे हैं तो इसलिए ये कानून इतना खराब है। और इसमें कह तो रहा हूं, केवल अस्पष्टता हो सकती है एक चीज, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कवर पाएंगे। और एक बात और इसके बारे में बता दूं कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज पे तब लागू होगा जब वो अडॉप्ट करेगी यूनिवर्सिटी अपने ऑर्डिनेंस में। अच्छा, अभी ये स्टेट यूनिवर्सिटीज पे नहीं ला, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में लागू नहीं होगा? जो भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं, हाँ। किसी भी पूरे देश में, उस पे ये लागू नहीं हो सकता। जब सरकार अडॉप्ट करेगी, राज्य हाँ, सरकार, राज्य सरकार या वो विश्वविद्यालय अपने अधिनियम में संशोधित करे, जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, तो वो कानून बना के इसको अडॉप्ट करेगी तब ये लागू होगा। इसलिए अभी ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों पे लागू होगा, और उसके लिए जो लोग हंगामा कर रहे हैं करें, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार यही कहूंगा, जो 2-3-4 बातें हो सकती हैं, सुधार हो सकता है, स्पष्टता आ सकती है, वो करना चाहिए सरकार को अगर वो इतना दबाव है तो। अच्छा, वो ऐसे वकील तो तमाम अभी विरोध कर रहे हैं जो कह रहे हैं नहीं, ये सब तमाम ब्राह्मण समाज के वकील हैं, ठाकुर समाज के हैं, जैन समाज के हैं, लाला श्रीवास्तव समाज के हैं, कुल मिला के जितने भी लोग सवर्ण में आते हैं तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आपका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में तमाम वकीलों जो सवर्ण समाज के हों, उन्होंने आपसे कहा नहीं कि ये सब मत बोलो यार, कम से कम हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है, कल को आपका बच्चा भी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएगा, और वहां पे मान लीजिए दोस्ती यारी में
क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक माहौल ऐसा है, देखिए जाति के नाम पे गाने बनते हैं, जाति के नाम पे नेतागिरी चलती है, और जाति अगर कोई कहीं कुछ बोल दिया तो उसका कैरियर चौपट हो जाएगा। आपको डर नहीं लगता है? किस बात का डर? और दूसरी बात, जो वकील साहब लोग हैं, जैसे मैं आज भी कोर्ट में था, मेरी वीडियो तो एक हफ्ते पहले की है, तमाम लोगों से मेरी बात हुई इस विषय पे। कुछ लोग तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सवर्ण समाज विरोध कर रहा है, तो जैसे अन्ना आंदोलन चला था, मैं भी अन्ना, फलाने भी अन्ना, धमाके भी अन्ना, लगाना है तो सबको लगाना लगाना है, तो इसी तरीके से ये चल रहा है। और आप है। अब वो चाहे रैंप वॉक पे जय श्री राम नारा लगे और चाहे जहाँ लगे, अगर किसी ने एक ने बोल दिया तो तो सबको, जय श्री राम का नारा लगना चाहे है। डीजे पर बजे, चाहे जहाँ बजे। हाँ, अब हर वकील, मतलब जब जब लोग इसको पढ़ेंगे, इसके प्रति लोग तैयारी करेंगे, चीजें समझेंगे, तो हो सकता है कि वो कमी और कुछ भी हो जो यानी मैं ये न... कमी तो जो आपने मेन बताई है कि हाँ, अंतर्निहित वाली, हाँ, ये दूर होनी ये चाहिए। दूर होनी चाहिए कि आरोप हमेशा स्पष्ट होने चाहिए। हाँ, स्पष्ट आरोप पे ही जांच होनी चाहिए। जो आरोप ही नहीं स्पष्ट है, उस पे क्या जांच अब होगी? किसी मन के अंदर कौन सा आईओ बैठ के जांच कर लेगा, कौन सी कमेटी जांच कर लेगी? कोई जांच नहीं, उसके लिए उतनी बड़ी सजा भी तो नहीं है। कितनी भी सजा हो सकती है? सजा तो अधिनियम निर्धारित करेंगे ना, उसके लिए ये यूजी, इसमें कोई सजा नहीं निर्धारित की गई। इसमें कहा गया कि इसका पालन ना करने वाले विश्वविद्यालयों का ग्रांट ये रोका वही जाए। मामला जो छोटे मोटे मामले होंगे कॉलेज देख लेगा, नहीं तो थाने भेज देगा। इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। हाँ, ये कहता है कि अगर अपराध इतना गंभीर है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए, तो समिति कराएगी। हम्म, अगर इतना गंभीर अपराध है तो वो व्यक्ति खुद थाने जा सकता था। हम्म, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ये उन लोगों के भी खिलाफ हो सकता है। वो जो ज्यादा खुश हैं कि आ गया, वो उनको ये लगेगा कि वो सीधे थाने जा सकते थे। अब कहा जाएगा कि पहले आप इक्विटी कमेटी के सामने जाओ, समता कमेटी के सामने, वहां से होके तब आप मेरे पास आओ। राउंड मारो। हाँ, दूसरा बात, अगर SC ST OBC के विरुद्ध आरोप लगाएगा तो भी वही प्रोसीजर है। हम्म, हम जो सवर्ण हैं वो भी समता कमेटी के सामने ही जाएंगे। अगर जो कह रहे हैं कि साहब जाने का कोई कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है, तो कहीं स्पष्ट रोक भी नहीं है। और इसमें मेरे हिसाब से स्पष्ट लिखा है, किसी भी हितधारक के लिए है। एक अंतिम सवाल, हम्म। आपको क्या लगता है कि ऐसे कानून की जरूरत थी आज के दौर में? क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ओबीसी की कई जातियां हैं जो संपन्न है और सामाजिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से मजबूत है। विरोध इस बात का, आज जैसा आपने भी बताया कि विरोध ओबीसी जोड़ने का ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी? देखिए, एक प्रश्न है, हाँ, लेकिन होता क्या है कि जो पॉलिसी बनाता है, जैसे कोई केस मेरे पास है, उसके फैक्ट मैं जानता हूँ, उसकी सारी चीजें मुझे पता है। कोई आदमी बैठ के बलरामपुर तुलसीपुर में और कोई मिर्जापुर में बैठ के ये नहीं डिसाइड कर देगा कि उस केस में क्या हो सकता है। हमको फैक्ट पता है, हम चीजें, जो पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने पूरे देश का सर्वे कराया होगा, सारी चीजें की होंगी, हो सकता है जो है। और अगर ये नियम आया है, तो अगर इतनी संपन्नता हो जाएगी तो समय के साथ चीजें फिर बदलेंगी। आप ये क्यों कहते हैं? लॉ तो हमेशा बदलता रहता है, इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? एक बात और बता दूं आपको, इस कानून को सरकार को कई अरब रुपया खर्चा करना पड़ता है ये बताने के लिए, SC ST OBC लोगों को या सभी लोगों को, कि हमने आपके लिए यह कानून बनाया है। लेकिन राजनीतिक रूप से इसका इतना प्रचार हो गया, इतना प्रचार हो गया कि जिसको इससे कोई मतलब नहीं। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे क्यों ना फर्जी मामले लादे जाएं, क्योंकि इतने दिन से अगर इन समाज ने हम लोगों पर अत्याचार किया है तो फर्जी मामले लादने चाहिए। भी वायरल हो रहा है वीडियो। 2014 से मोदी सरकार है। हाँ, जो लोग, मैं कोई भाजपा में नहीं हूँ, जो लोग भाजपा का और मोदी का विरोध करते थे, हाँ, पानी पी पी के गाली देते थे। आपने RJD प्रवक्ता का नाम लिया, वो तो अभी नई नई इस बिहार चुनाव में हाईलाइट हुई हैं। यहाँ तमाम प्रवक्ता घूम रहे हैं। एक कौन यादव हैं, लक्ष्मण यादव करके आए हैं, प्रोफेसर रहे। ऐसे तमाम लोग जो भाजपा का रोज विरोध कर रहे हैं, वो सब इस UGC कानून के सहारे भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। और कोई ऐसा दल नहीं है जो इसका जो है विरोध करे। इस पर विपक्ष शांत है, उसे लग रहा है पीड़ित इसमें सवर्ण समाज है। ऐसा कुछ नहीं है, सवर्ण समाज नहीं पीड़ित है इसमें। मैं फिर कह रहा हूँ, पब्लिक सेंटिमेंट हो जाओ। जो RJD की प्रवक्ता या कोई ये बात कह रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। ये इस तरीके के जहर घोलने वाले लोग पाए जाते हैं। अब अगर उनके बयान को जाए तो फिर हम भी कहें हम ब्राह्मण हैं, हमको इसके खिलाफ ही बोलना है, जब सब लोग खिलाफ बोल रहे हैं।
तो सुना आपने हमारे साथ लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे और अवध बार के पूर्व उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्रा जी थे, जिन्होंने बहुत सही तरीके से कागज अपने हाथ में लेके जो अभी कानून लागू हुआ है उसका एक एक क्लॉज समझाया है, एक एक पॉइंट समझाया है और ये भी बताया कि किन चीजों का विरोध हो रहा है जो बहुत बड़ी चीजें नहीं है और जो सबसे बड़ी चीज है कि आपके मन में क्या है। आप चुपचाप बैठे हो फिर भी आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है जाति भाव से, लिंग भाव से। इसको लेकर जरूर चिंतन होना चाहिए। हालांकि इन्होंने और तमाम ऐसे मुद्दों पर बातें की, राजनीतिक क्या असर इसका रहेगा, विपक्ष इससे कैसे सपोर्ट कर रहा है और जो लोग इस कानून के आने से खुश हैं उन लोगों के लिए भी इन्होंने चेतावनी दी है। ऐसे तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।